हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में जीएस सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडेंट इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीम उल्ला, बी बिरजिस कादिर, सी तात्या टोपे या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है सी तात्या टोपे। तात्या टोपे जो हैं नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे और 1857 ईस्वी का जो क्रांति का नेतृत्व था कानपुर में वो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 5 जून को जब 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया था तो नाना साहब को वहाँ का पेशवा घोषित किया गया और तात्या टोपे ने उनका सहयोग किया था इसमें। कैपवल के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना ने 6 सितंबर 1857 को कानपुर को जो है बाद में अपने दबाव से, अंग्रेजी सेनाओं के दबाव से करके उस पर कानपुर पर अपना कब्जा कर लिया था और इस तरफ जाके बाद में कानपुर का विद्रोह जो है उस वहाँ दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, बी किलिमंजारो, सी एटना या फिर डी अरावली। तो जो सही आंसर है वो है डी अरावली। रेजिडुअल पर्वत जो हैं उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अरावली पर्वत जो ये रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है और अवशिष्ट पर्वत जो हैं वो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप जो निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। जैसे आपका यही अरावली है, नीलगिरी है, पारसनाथ है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब जो हैं आपका रेजिडुअल पर्वत के उदाहरण में हैं। अरावली पर्वत को जो है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वतों में जो है गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू के बगल में जो गुरु शिखर है वो है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक प्रस्तुति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो उसका सही आंसर है वो है बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। उस समय संविधान की जो है सही संवैधानिक वस्तुस्थिति स्थिति जो थी वो ये था कि उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये थी उसकी। और फिर संविधान के संशोधन 42वां जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द ये 3 जो हैं जोड़े गए थे। और इसके जोड़ने के बाद जो है उस उद्देश्य का जो थी उसका जो वर्तमान उस रूप आया था उसमें हो गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है ऑप्शन ए पीलिया, बी इन्फ्लुएंजा, सी गलसुआ या फिर डी टाइफाइड। तो जो सही आंसर है वो है डी टाइफाइड, जिसे को छोड़ करके सारी बीमारी और सब जो हैं वो वायरस से होती हैं। टाइफाइड जो है ये ह्यूमन बॉडी का जो मुख्य आंतों को जो है वो प्रभावित करता है। यह जो रोग है वो साल्मोनेला टाइफोस नामक जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, उसके कारण होता है। इस बीमारी का जो मेन लक्षण उसमें होता है कि तेज फीवर आता है और सिर में जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यही इसका मेन लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए लोगों के जीवन स्तर से, बी परिवार की आय से, सी कैलोरी प्राप्ति से या फिर डी परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो जो सही आंसर है वो है सी कैलोरी प्राप्ति से। नीति आयोग द्वारा जो गठित विशेष दल की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, उसमें कैलोरी को जो है मेन उसका वो रखा गया है कि कैलोरी के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर ही जो है ये निश्चित किया जाता है कि भारत में कौन गरीबी रेखा से ऊपर है और कौन गरीबी रेखा से नीचे है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रति व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी जो है वो प्रतिदिन है
और शहरी क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिसको प्राप्त नहीं हो पाता है उसको जो है गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किनके लिए है? ऑप्शन ए 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, या फिर ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान ये जो है 1995 ईस्वी में जो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए चलाया गया था। इस योजना का समुचित रूप से क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन जो है वो स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, या फिर डी कनिष्क ने। तो जो सही आंसर है वो है बी अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अशोक के इतिहास का जो संपूर्ण जानकारी है हमें उसके अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों के द्वारा जो है प्रजा को संदेश देने का प्रेरणा अशोक को जो है संभवतः जो है ईरानी शासक डोरेरियन जो है जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है इससे मिलता है। अब तक अशोक के लगभग जो है 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें जो है सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख में अशोक ने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, और सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है इसकी खोज जो है 1905 ईस्वी में जो है ओटेल द्वारा जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षांशों उत्तर अथवा दक्षिण में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए 30 अंश, बी 45 अंश, सी 60 अंश, या फिर डी 23.5 अंश। तो जो सही आंसर है वो है ए 30 अंश। भूमध्य रेखा से 30 से 35 अक्षांशों पर जो है दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियों की उपस्थिति पाई जाती है। इन अक्षांशों पर जो है उच्च वायुदाब का निर्माण विषुवतीय क्षेत्रों के ऊपर उठी गर्म वायु के ऊपर जाकर के ठंडे होने और ध्रुवों की ओर फैलने के कारण होता है। उच्च अक्षांश वाली जो इस पेटी का जो अक्षांश है कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक वायुदाब के कारण इस क्षेत्र में जलयानों की गति मंद हो जाती है। प्राचीन काल में एक कथा प्रचलित है कि जब घोड़ों को लेकर के व्यापारी इस इधर से जलयान से जाते थे इस मार्ग के द्वारा जो है, तो उसमें आगे बढ़ना जो उसमें मुश्किल हो जाता था, और तो इसके लिए वो क्या करते थे कि बाद में अपने घोड़ों को समुद्र में ही फेंक देते थे, जिसके कारण बाद में जाकर के इस अक्षांश का जो है नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/10, बी कुल सदस्य संख्या का 1/8, सी कुल सदस्य संख्या का 1/6, या फिर डी कुल सदस्य संख्या का 1/5। तो जो सही आंसर है वो है ए कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम जो है उसको गणपूर्ति भी कहा जाता है। लोकसभा में जो है और राज्यसभा की जो गणपूर्ति है उसकी कुल संख्या जो है वो कुल संख्या का 1/10वां भाग है, अर्थात मतलब कि एक तरह से समझा जाए कि वो 55 सदस्य जो होंगे वो गणपूर्ति के लिए काफ़ी होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही केवल बुलाया जा सकता है, और इसको स्थगित भी जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा की कुल जो 2 बैठक हैं उनके बैठकों के मध्य जो अंतर हो गया वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर, या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग पर। तो जो सही आंसर है वो है डी लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग के जो है राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। 1844 ईस्वी में हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, और उसके समय की महत्वपूर्ण जो घटना थी उसमें प्रथम जो है आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का जो परिणाम था वो अंग्रेजों के पक्ष में रहा था, और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जलंधर से पंजाब तक विस्तृत कर लिया था। उसके सुधारों में मुख्य रूप से जो है उत्पादन कर से बहुत सी वस्तुओं का मुक्त करना था, और नमक पर जो है वसूल की जाने वाली कर राशि का जो है आधा करना था। साथ ही नरबली और सती प्रथा के प्रचलन पर जो है प्रतिबंध लगाने में उसमें मेन रोल जो है हार्डिंग का था। अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे? ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी, बी चीन सागर, सी हिंद महासागर, या फिर डी यूएसए। तो जो सही आंसर है वो है डी यूएसए। टॉर्नेडो जो है एक भयंकर अल्पकाल का जो है मतलब कि छोटे कम टाइम का तूफान है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में जो है इस तूफान को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और यह जो तूफान है यह जल में और थल में दोनों में, मतलब समुद्र में और स्थल दोनों पे उत्पन्न होता है। इसमें जो हवाएं चलती हैं उनका वेग जो होता है लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका वेग होता है हवाओं का। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, बी 30वीं अनुसूची, सी दूसरी अनुसूची, या फिर डी प्रथम अनुसूची। तो जो सही आंसर है वो है डी प्रथम अनुसूची। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो उस संविधान के प्रथम अनुसूची जो है उसमें संशोधन करना जो है बहुत आवश्यक होता है। प्रथम अनुसूची में जो है भारतीय संघ के घटकों जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो है उसमें उल्लेख हुआ है। और भारत का जो संविधान है उसमें कुल अनुसूची जो है वो 12 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, या फिर डी स्वामी श्रद्धानंद। तो जो सही आंसर है वो है बी मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है उसमें मदन मोहन मालवीय उसमें नहीं थे। खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था और फिर बाद में 23 नवंबर 1919 को हिंदुओं और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। और इसमें जो है इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली और श्रद्धानंद ये लोग जो हैं सब लोग शामिल थे, लेकिन जो इसका वो है मदन मोहन मालवीय जो हैं इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव, या फिर डी राष्ट्रकूट। तो जो सही आंसर है वो है डी राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है लगभग 736 ईस्वी में दंतदुर्ग ने की थी। उसने जो है मान्यखेत को जो है अपनी राजधानी बनाई थी और दंतदुर्ग के चाचा और उत्तराधिकारी के प्रथम ने जो है बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इसने जो है एलोरा के प्रसिद्ध गुफा जो है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है का एक ही चट्टान काट करके निर्माण करवाया था। तो ये थे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।